नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पोलैंड ने डिसाइड किया है कि हम अब इस कन्वेंशन से विड्रॉ कर लेंगे। है क्या ये कन्वेंशन? देखो, महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को प्रिवेंट करना ये एम है इस कन्वेंशन का। इस कन्वेंशन को काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्वेंशन कब अडोप्ट की गई थी? इस कन्वेंशन को अडोप्ट किया गया था 2011 में काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में, और ये कन्वेंशन फोर्स में आई 2014 में, यानी 3 साल बाद। अभी देखो, टोटल 45 कंट्रीज सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन में। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी सिग्नेटरी है, बट रेटिफाई तो ऑलमोस्ट 34 देशों के आसपास ने किया है इस कन्वेंशन को। कन्वेंशन कहती है अगर कोई देश इस कन्वेंशन को साइन करता है तो फिर उस देश को कानून बनाने होंगे इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कन्वेंशन में जिन स्टैंडर्ड्स को डिफाइन किया गया है महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस को रोकने के लिए, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा उन देशों को जो इस कन्वेंशन को साइन करते हैं। लीगली बाइंडिंग है ये कन्वेंशन। काउंसिल ऑफ यूरोप की हम बात करें, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूरोप में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब को प्रमोट करने पर फोकस करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में। टोटल 47 कंट्रीज मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, और जिसमें से 27 तो यूरोपियन यूनियन के हैं। ये काउंसिल ऑफ यूरोप को आप यूरोपियन यूनियन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये यूरोपियन यूनियन से अलग है। और अगर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया हो, क्या इस्तांबुल कन्वेंशन में इंडिया भी सिग्नेटरी है या फिर नहीं है, इसका आंसर क्लियरली नो है, क्योंकि यूरोप के कंट्रीज मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं इस कन्वेंशन में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट के बारे में है, यानी FRA। क्या कंटेस्ट है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। 1990 के बाद से ही हर 5 साल में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट रिलीज करता है। क्या होता है इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में देखो जानकारी दी जाती है विभिन्न देशों में अभी फॉरेस्ट की क्या सिचुएशन है, किस कंडीशंस में है फॉरेस्ट, और कैसे विभिन्न देशों में फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज किया जा रहा है। इस बार की रिपोर्ट की बात करें, बताया गया है ये 10 देश, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चिली, वियतनाम, टर्की, US, फ्रांस, इटली और रोमानिया, ये 10 देश ऐसे देश हैं जिनमें 2010 से लेकर 2020 के बीच मैक्सिमम एवरेज एनुअल नेट गेन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ है एनुअल बेसिस पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट गेन इन्हीं 10 देशों में हुआ है 2011 से लेकर 2020 के बीच। एवरेज की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एशिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें 2010 से लेकर 2020 के बीच नेट गेन हुआ है फॉरेस्ट एरिया में 1.17 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर का नेट इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 10 सालों में एशियन कॉन्टिनेंट में। इंडिया की बात करें, 2010 से लेकर 2020 के बीच इंडिया में एनुअल बेसिस पर 0.38% फॉरेस्ट का गेन हुआ, या फिर यूं कहें एवरेज तौर पर एनुअल बेसिस में पिछले 10 सालों में 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ। फॉरेस्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडिया ने देखो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट की वर्ल्ड में फॉरेस्ट्री सेक्टर में। मतलब फॉरेस्ट्री सेक्टर में हमारे देश में जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई उतनी वर्ल्ड के और किसी देश में नहीं हुई। लास्ट में FAO के बारे में बात करें, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये देखो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। अलग अलग देशों में एफर्ट्स लगाए जाते हैं सरकारों के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, NGOs के द्वारा
उन एफर्ट्स को लीड किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हंगर को मिटाने के लिए, भूखमरी को एलिमिनेट करने के लिए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। मकसद ये है इस ऑर्गेनाइजेशन का सबके लिए फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना, और ये इंश्योर करना कि वर्ल्ड में सभी लोग हाई क्वालिटी फूड को एक्सेस कर सकें हेल्दी लाइफ जीने के लिए। मुख्य रूप से 2 रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती हैं एफएओ के द्वारा, एक तो ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स और दूसरी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ने हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज़ की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। 2016 में इस रिपोर्ट का पहला एडिशन लॉन्च किया गया था, रिलीज़ किया गया था, और अब दूसरा एडिशन रिलीज़ किया गया है। इसमें वाइल्ड क्राइम को एनालाइज किया गया है विभिन्न देशों में, मतलब विभिन्न देशों में वाइल्ड लाइफ से संबंधित जो ऑफेंसेस हैं उनका क्या ट्रेंड है, किस देश में कम हो रहे हैं, किस देश में ज़्यादा हो रही हैं। मुख्य टेकअवेज की बात करें, इंडिया और थाईलैंड, ये 2 देश ऐसे देश हैं जहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा इलीगल टाइगर प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग होती है, मतलब यहाँ से होती है। इंडिया और थाईलैंड से जो टाइगर प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे देशों में स्मगल किए जाते हैं। रिपोर्ट ये भी बोलती है कि इंडिया और थाईलैंड से 82% टाइगर बॉडी के पार्ट्स की इलीगल शिपमेंट जाती है दूसरे देशों में। हम इस बॉडी की बात करें, UNODC यानी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2 बॉडीज़ को मर्ज करके, एक तो यूनाइटेड नेशंस ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरा सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन। मकसद क्या था इस बॉडी को इस्टेब्लिश करने का? मेंबर स्टेट्स की मदद करना ड्रग्स, क्राइम, टेररिज्म, इन सब इश्यूज़ पर। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। देखो, एक कंसोर्टियम है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम। ये काफ़ी सारी संस्थाओं का एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जैसे साइट्स जो कि कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और सबसे लास्ट में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का ये कंसोर्टियम है ICCWC। काम क्या है? काम ये है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मजबूत बनाना और सभी लेवल्स पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम को टैकल करने के लिए, उन प्रयासों को मजबूत बनाना। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्लू पॉपी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो एक स्टडी सामने आई है जिसके अनुसार ब्लू पॉपी जो कि एक फ्लावर है यानी फूल है, इस फूल की संख्या लोअर एल्टीट्यूड पर कम हो रही है, मतलब कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस फूल की संख्या कम हो रही है। इस फूल के बारे में हम बेसिक जानकारी जानें। साइंटिफिक नेम है मैकोनोपिस एक्यूलेट। इसे देखो क्वीन ऑफ हिमालयन फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिमालय के फूलों की रानी ब्लू पॉपी। कुमाऊं से लेके कश्मीर तक 3000 से लेके 5000 मीटर की ऊंचाई वाले माउंटेन्स पर यह ब्लू पॉपी मिलता है। और मेनली देखो जो हाई एल्पाइन रॉक स्क्रीज होते हैं, स्क्रीज का मतलब होता है टुकड़े, स्टोन के पीसीज, तो हाई एल्पाइन रॉक के जो पीसीज होते हैं वहाँ पर स्मॉल लूज स्टोन्स, रॉक फ्रैगमेंट्स, लेटरल पेरीग्लेशियल मोरेन्स। मोरेन क्या होता है? देखो ग्लेशियर के द्वारा स्टोन्स, डस्ट, ये सब जो कैरी डाउन की जाती है इसे कहा जाता है मोरेन। और पेरीग्लेशियल का क्या मतलब होता है? ग्लेशियर के आसपास के एरिया को पेरीग्लेशियल कह दिया जाता है। तो ये जो हमने जगह की बात करी, पेरीग्लेशियल मोरेन्स या फिर रॉक स्क्रीज जहाँ पे चट्टान के टुकड़े मिलते हैं, वहाँ पे ये फूल ज़्यादा मिलता है, मतलब ये आइडियल लोकेशन है इस फूल के उगने के लिए। और लास्ट में बात करें स्टडी की, स्टडी के अनुसार जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे इस फूल की संख्या कम हो रही है। ये देखो लार्जर ट्रेंड का पार्ट है, ना सिर्फ ब्लू पॉपी, क्लाइमेट चेंज के कारण हिमालयन क्षेत्रों में काफ़ी सारी ऐसी स्पीसीज़ हैं जो अब ग्रेटर आल्टीट्यूड्स पर ज़्यादा दिखती हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलती है लेकिन कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलनी वो बंद हो गई है।
तो इस ट्रेंड को नाम दिया गया है क्लाइम हायर और डाई सिचुएशन। मतलब या तो आप ऊपर चढ़िए, ज़्यादा हाइट्स पर उगिए, अदरवाइज आप लुप्त हो जाइए। तो ये हमने बात की ब्लू पॉपी के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई ने $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी का एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका के साथ अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019 से 2022 के अंतर्गत। होता क्या है करेंसी स्वैप फैसिलिटी में? मान लीजिए ये दो देश हैं, इंडिया और श्रीलंका। इन दोनों ने $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अब कल को देखो, श्रीलंका को डॉलर की आवश्यकता है, इन्हें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, ऑयल या फिर गोल्ड, कुछ भी इन्हें इंपोर्ट करना है, और वो ये डॉलर की सहायता से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट श्रीलंका के पास डॉलर है नहीं, तो ये इंडिया को बोलेंगे भैया हमारे बीच में ये जो $400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी है, इसके अनुसार हमें आप $400 मिलियन दे दीजिए, बदले में इतनी ही वैल्यू का श्रीलंकन करेंसी हम आपको दे देंगे। और वाइस वर्सा, अगर इंडिया को आवश्यकता है तो इंडिया श्रीलंका से मांग सकता है डॉलर्स और बोल सकता है कि अभी आप इंडियन रुपी में इतना पैसा ले लीजिए और हमें डॉलर दे दीजिए। लेकिन देखो, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये करेंसी स्वैप होता है ना, तो पहले से डिसाइड होता है कि आज तो हम करेंसी स्वैप कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद, अब वो समय देखो 2 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 5 साल बाद हम ये ट्रांजैक्शन रिवर्स कर देंगे। मतलब जितना आपने हमें डॉलर दिया था वो डॉलर हम आपको दे देंगे, और जितना रुपी आपने हमसे लिया है वो आप हमें वापस लौटा देना। समझ गए? मतलब एक निश्चित समय के बाद करेंसी फिर से स्वैप की जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा इसका फायदा क्या होता है? फायदा देखो ये होता है, मान लीजिए आज डॉलर की कीमत कम है, कल को ज्यादा हो जाए, तो फिर बढ़ा हुआ पैसा नहीं देना पड़ेगा दूसरे देश को, इंटरेस्ट जरूर देना पड़ता है। मान लीजिए 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सचेंज किया जाता है ना फिर से, तो फिर मीनवाइल इन 5 सालों में दोनों देश इंटरेस्ट देंगे एक दूसरे का मार्केट रेट के हिसाब से। तो इसका फायदा यही होता है, एक्सचेंज रेट में जो वोलेटिलिटी आती है उससे दोनों देश फ्री हो जाते हैं। डॉलर की कीमत आज 70 है, 140 हो जाए तो भी 5 साल बाद जिस रेट पे करेंसी स्वैप हुआ है उसी रेट पे पैसा देना पड़ता है, एक दूसरे को लौटाना पड़ता है, दोनों देशों को बढ़ी हुई एक्सचेंज रेट पे नहीं लौटाना पड़ता, बस इंटरेस्ट जरूर चुकाना पड़ता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल उन्नत भारत अभियान के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ट्रीफेड ने एक MOU साइन किया है IIT दिल्ली के साथ उन्नत भारत अभियान के लिए। ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एटलीस्ट 5 विलेजेस के साथ जोड़ा जाता है। अगर देखो किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को 5 विलेजेस के साथ जोड़ा जाएगा तो वो हायर एजुकेशन का संस्थान कोशिश करेगा अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए जिन गाँव के साथ उसको जोड़ा गया है वहाँ पर उन गाँव की इकोनॉमिक एंड सोशल बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। समझ गए? इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। देखो, उन्नत भारत अभियान 1.0 में ये स्कीम, ये प्रोग्राम कुछ ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए लिमिटेड था, बट उन्नत भारत अभियान 2.0 में ये जो अभियान है सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए ओपन है। बट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का चुनाव होता है एक निश्चित क्राइटेरिया के आधार पर। अगर कोई भी हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उसको मौका दिया जा सकता है, उनको 5 विलेजेस से जोड़ा जा सकता है वहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए। IIT दिल्ली जो है वो कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ HRD के द्वारा, ताकि नेशनल लेवल पे इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डेयर टू ड्रीम 2.0 के बारे में है। ये देखो DRDO के द्वारा डॉक्टर कलाम की 5वीं डेथ एनिवर्सरी के मौके पर लॉन्च किया गया है। ये एक ओपन चैलेंज है स्टार्टअप वालों को और इंडिविजुअल्स को। आप डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में
इनोवेशन लाइए, अगर आप लाते हो तो हम आपको इनाम देंगे। कितना? 10 लाख दिया जाएगा स्टार्टअप वालों को इनोवेशन लाने पर, और 5 लाख दिया जाएगा इंडिविजुअल कैटेगरी में जो जीतेंगे, जिनकी इनोवेशन एक्सपर्ट कमेटी को पसंद आएगी। तो अगर यूपीएससी पूछ ले ये डे टू ड्रीम 2.0 किसका है? डीआरडीओ का है। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है। ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। सबसे पहले बताइए ब्लू पॉपी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कश्मीर से लेके कुमाऊं के बीच ये ब्लू पॉपी मिलता है, तो यूं कहें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स में ये मिलता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंज क्या नीति आयोग का है? नहीं, डीआरडीओ का है। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट क्या ये एफएओ के द्वारा रिलीज की गई है? सही। इस्तांबुल कन्वेंशन ये वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को प्रिवेंट करने से संबंधित है? सही। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।